Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. Today we will discuss about three types of weeds, and these weeds are very important, and nowadays these are becoming very problematic and control is very difficult, and in future it is likely that they will create problem in crop cultivation. तो इन वीड्स को समझना बहुत ज़रूरी है, कैसे ये डेवलप होते हैं एंड हाउ वी कैन मैनेज दिस वीड्स। तो कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इन तरह की वीड्स की प्रॉब्लम बहुत इस समय हो रही है। जो मॉडर्न कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस हैं उसके साथ ये वीड्स का इवॉल्व हो रहा है और काफ़ी वीड स्पीसीज इन स्पीसीज में कन्वर्ट हो रही हैं। तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड what are these type of weeds: stress weeds, resistant weeds and super weeds। पहले इसको हम समझेंगे तीनों कौन से वीड हैं ये और कैसे डेवलप होते हैं। तो ये जनरली कंपटीशन में पूछा जा सकता है, कोई एग्जाम्पल से या डेफिनेशन देके या टर्म दे करके इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपको तीनों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहले डिस्कस करते हैं स्ट्रेस वीड्स। तो देखिए, स्ट्रेस अगर हम कोई वर्ड लेते हैं तो कोई सिचुएशन जो किसी ऑर्गेनिज्म पे इम्पोज कर दी जाए और उसकी नॉर्मल एक्टिविटी को चेक कर दें तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रेस, कि वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म नहीं कर पा रहा है, अंडर स्ट्रेस है, कोई प्रेशर है। तो स्ट्रेस जनरली हम जो डिवाइड करते हैं दो उसमें करते हैं, बायोटिक स्ट्रेस एंड एबायोटिक स्ट्रेस। तो ये जो वीड प्लांट्स हैं वो स्ट्रेस कंडीशन में इवॉल्व हुए हैं। अब स्ट्रेस कंडीशन क्या हो सकती है? एबायोटिक स्ट्रेस कंडीशन ये हो सकती है कि वहाँ हाई टेम्परेचर रहा हो उस लोकेलिटी में, उस रीजन में, तो कुछ ही प्लांट सर्वाइव कर पाएंगी। तो वो अडेप्टेशन करती हैं उस स्ट्रेस कंडीशन के लिए। अगर लो मॉइस्चर है तो उनका जो है रूट डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, कैनोपी डेवलपमेंट कम होगा, नैरो लिप्स होगी, ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा। इस तरह के इनके मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल अडेप्टेशन होते हैं। इसी तरह से एबायोटिक स्ट्रेस लो मॉइस्चर हो सकता है, हाई टेम्परेचर हो सकता है, लो टेम्परेचर हो सकता है, हाई सोलर रेडिएशन हो सकता है, हाई रेनफॉल हो सकता है जहां फ्लड कंडीशंस क्रिएट होती हैं। और बायोटिक स्ट्रेस में ये हो सकता है कि उस रीजन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो पैथोजन अटैक ज़्यादा होता हो, डिसीजेज अटैक ज़्यादा हो, वेक्टरल डिसीज हो, फंगल डिसीजेज हों या वायरल डिसीजेज हों या इंसेक्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता हो। तो ये कई तरह के स्ट्रेस रहते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। और उस कंडीशन में जब प्लांट्स डेवलप करते हैं, इवॉल्व होते हैं, तो अपने अंदर वो इस तरह के मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं कि वो उस एरिया में अडॉप्ट कर जाएं। तो इन जो प्लांट्स हैं, जिसको हम वीड कह रहे हैं जिन प्लांट्स को, तो इनके अंदर उस स्ट्रेस कंडीशन में सर्वाइव करने की कैपेसिटी होती है, जबकि नॉर्मल प्लांट्स उन कंडीशन में ईजिली ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनको स्पेशल केयर की जरूरत होती है। तो ये प्लांट्स जो स्ट्रेस्ड वीड्स हैं, इनके अंदर स्पेशल मैकेनिज्म है सर्वाइव करने का। तो ये हार्डी होते हैं नेचर में, इनकी जो हार्डीनेस होती है, अब वो हार्डीनेस क्यूटिकल में भी हो सकती है, लीफ में वैक्सी सरफेस हो सकती है, डीप रूट हो सकती हैं, कई तरह के उसमें हार्डीनेस डेवलपमेंट होते हैं। तो जब इनके ऊपर हम हर्बिसाइड, नॉर्मल रेट पे हम यूज़ करते हैं तो ये किल नहीं होते, इनमें इंजरी नहीं होती है, इन वीड्स को डैमेज वो हर्बिसाइड्स नहीं कर पाते हैं। तो यूजली हर्बिसाइड्स आर नॉट एबल टू किल और इंजर सच टाइप ऑफ वीड्स एट ए नॉर्मल रेट। तो जो रिकमेंडेड रेट है उससे हम स्प्रे करें, जैसे हम ग्लाइफोसेट का स्प्रे करें नॉर्मल रेट से, तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर लो मॉइस्चर में जो वीड्स डेवलप होते हैं, लो मॉइस्चर स्ट्रेस वीड्स जो हैं, उनका स्लो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और स्लो रेस्पिरेशन रेट होता है। तो जब इनके ऊपर हम हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं तो हर्बिसाइड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी बहुत स्लो होता है। तो साइट ऑफ एक्शन पे वो हर्बिसाइड का मॉलिक्यूल नहीं पहुंच पाता है। साइट ऑफ एक्शन का मतलब यह है कि जो मोड ऑफ एक्शन आपको पढ़ाया गया था, उसका वीडियो अपलोड है, आप उसको देखिए। तो मोड ऑफ एक्शन में जनरली हर्बिसाइड क्या करते हैं, एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, इनहिबिटर्स का इनका रोल होता है। तो साइट ऑफ एक्शन ये एंजाइम्स हैं, तो ये एंजाइम्स तक नहीं पहुंच पाते हैं जो लो मॉइस्चर स्ट्रेस वीड्स में, तो वो हर्बिसाइड की इफेक्टिवनेस नहीं रहती है।
दूसरा क्या रहता है कि जो अगर ड्राई कंडीशन है तो लीव्स पे डस्ट रहती है, डर्ट रहती है, तो ये डस्ट और डर्ट जो है लीफ के ऊपर फिजिकल बैरियर का काम करती है। जो हर्बिसाइड का आता है स्प्रे हम करते हैं तो वो लीफ तक नहीं पहुंच पाता, पेनिट्रेशन नहीं होता है। तो जैसे सैंड एरिया है जहां बहुत सैंड है तो वहाँ लो मॉइस्चर भी है, हाई टेम्परेचर भी है, डस्ट है, वो लीफ पे रहती है, तो ये इस तरह से पेनिट्रेशन नहीं होता हर्बिसाइड और इफेक्टिवनेस इन वीड्स पे नहीं होती। इसी तरह से देखिए अगर हाई टेम्परेचर में वीड्स डेवलप हुए हैं, हाई टेम्परेचर स्ट्रेस वीड है, तो वहाँ ट्रांसपिरेशन रेट को वो चेक करते हैं। तो क्यूटिकल थिक रहती है, वैक्सी कोटिंग होती है लीव्स के ऊपर, तो अब हर्बिसाइड को जब अप्लाई किया जाता है तो वैक्सी सरफेस होने की वजह से रिटेन नहीं कर पाता हर्बिसाइड स्प्रे। दूसरा थिक क्यूटिकल है तो पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है स्ट्रेस वीड्स में, जिससे कि हर्बिसाइड अपना एक्शन शो नहीं कर पाते, उनका एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन और जो उनका मोड ऑफ एक्शन है बहुत स्लो हो जाता है। तो ये जो स्ट्रेस वीड्स हैं इनको किल करना बड़ा डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है कि इनको किल नहीं किया जा सकता, लेकिन जो नॉर्मल रेट हम यूज करते हैं उस एप्लीकेशन रेट से इनको किल इतनी इजीली नहीं किया जा सकता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस वीड्स क्या होते हैं जो स्ट्रेस कंडीशन में इवॉल्व हुए हैं, और स्ट्रेस कंडीशन आपको बताइए कौन कौन सी हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन है, लो लाइंग एरिया है, तो उस सिचुएशन में ऐसे वीड्स डेवलप हो जाएंगे जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो, या अपने अंदर वो प्लांट ऐसा मैकेनिज्म करेगा कि एयर की अवेलेबिलिटी मेंटेन रखेंगे। जैसे राइस प्लांट है तो ये तो प्लांट है, इसी तरह से वीड्स होते हैं वाटर लॉक्ड कंडीशन में, वो रूट्स में मॉडिफिकेशंस करते हैं, अपनी लीफ में मॉडिफिकेशन करते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर के थ्रू अपना ऑक्सीजन को मेंटेन रखते हैं। तो इस तरह के मैकेनिज्म से जो स्ट्रेस कंडीशन रहती है इनका किलिंग थ्रू हर्बिसाइड बहुत डिफिकल्ट है। तो अब इसका मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि माना फील्ड में कोई स्ट्रेस वीड डेवलप हो गया है और हम ग्लाइफोसेट डाल रहे हैं या एट्रोजिन डाल रहे हैं या 2,4-D डाल रहे हैं, कोई भी हर्बिसाइड हम डालें तो वो हर्बिसाइड उस स्ट्रेस वीड को किल नहीं करेगा। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि हमको वहाँ मैकेनिकल मेथड यूज करना चाहिए। हमें कोशिश ये करें कि केमिकल कंट्रोल ना करें, उसको अवॉइड करें। अगर हम हैंड बीडिंग कर सकते हैं या होइंग कर सकते हैं या मैकेनिकल वीडिंग कर सकते हैं तो उसको वीड को इन मेथड से रिमूव करना चाहिए। अगर मान लीजिए लार्ज एरिया में है और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हैंड बीडिंग कर पाएँ या मैकेनिकल वीडिंग कर पाएँ और हम पे केवल हर्बिसाइड ही अवेलेबल है, तो इस सिचुएशन में हमें दो तरह के हर्बिसाइड यूज़ करने चाहिए। पहले एक मोड ऑफ एक्शन का हर्बिसाइड हम यूज़ करें और उसके बाद दूसरा मोड ऑफ एक्शन वाला हर्बिसाइड यूज़ करें। और जो हर्बिसाइड हम यूज़ करें उसका टाइम तब हम स्प्रे करें जब उसकी एक्टिवली ग्रोइंग कंडीशन हो, क्योंकि जब एक्टिवली ग्रोइंग कंडीशन होती है उसी समय प्लांट का मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा होता है, उसी समय प्लांट न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करता है, वाटर को ऑब्जर्व करता है। और ऐसी सिचुएशन में जब एक्टिवली ग्रोइंग कंडीशन हो और हम हर्बिसाइड स्प्रे करें तो वो वीड उस हर्बिसाइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो हम अदर देन केमिकल मेथड यूज़ करें, अगर नहीं हो पा रहा है तो दो तरह के हर्बिसाइड अलग अलग मोड ऑफ एक्शन की यूज़ करें उसको किल करने के लिए। तो डबल हमें एप्लीकेशन करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हम जो ये केमिकल स्प्रे कर रहे हैं तो एक्टिवली ग्रोइंग कंडीशन पे करें। अगर वो वीड डेवलप हो गया है तो अब हर्बिसाइड स्प्रे करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होगा, रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन होगा और वो फिर वीड्स में इंजरी नहीं आएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस वीड्स क्या होते हैं। अनदर इज रेसिस्टेंट वीड्स। ये बहुत आप सुन रहे होंगे रेसिस्टेंट वीड्स के बारे में। तो देखिए रेसिस्टेंट वीड्स क्या होते हैं कि जब हम नॉर्मल हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं तो सारे वीड्स किल नहीं होते हैं, कोई एक या दो या तीन या चार इस तरह के कुछ वीड्स सर्वाइव कर जाते हैं और सर्वाइव करने के बाद वो सीड प्रोडक्शन करते हैं। तो उनके जीन में इस तरह का, या हम कहें उनकी फिजियोलॉजी इस तरह की होती है कि हर्बिसाइड को डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। तो ऐसे वीड्स जो नॉर्मल एप्लीकेशन रेट पे सर्वाइव कर जाएं और जिनके नॉर्मल एप्लीकेशन रेट से नॉर्मल पॉपुलेशन किल होती हो, उस हर्बिसाइड से पॉपुलेशन किल होती हो, लेकिन कुछ प्लांट किसी मैकेनिज्म से सर्वाइव कर जाएं। इसके कई मैकेनिज्म होते हैं, इसको हम बाद में बताएंगे क्या मैकेनिज्म होते हैं, कैसे सर्वाइव कर जाते हैं उसका अलग है। लेकिन कुछ मैकेनिज्म ऐसे हो जाते हैं, रिड्यूस्ड अपटेक हो जाता है या रिड्यूस्ड ट्रांसलोकेशन हो जाता है, या वो डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, या हर्बिसाइड को कहीं
नॉन मेटाबॉलिक जगह पे स्टोर कर लेते हैं, जैसे सेल वॉल में स्टोर कर लेते हैं, तो हर्बिसाइड का एक्शन नहीं होता है। इन जनरल ये वीड्स उस हर्बिसाइड के लिए ससेप्टेबल होते हैं। हम हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं तो वो वीड्स की पॉपुलेशन किल होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स सर्वाइव कर जाते हैं। और वो प्लांट्स जब सर्वाइव करते हैं तो मान लीजिए 2 प्लांट सर्वाइव कर गए, अब इनका जो सीड बनेगा उसका नेक्स्ट जनरेशन में कई सारे सीड प्रोड्यूस करेंगे। इस पे जब हम हर्बिसाइड स्प्रे करेंगे तो इस पे हर्बिसाइड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इनके अंदर वो मैकेनिज्म है हर्बिसाइड को रेसिस्ट करने का, डिटॉक्सिफाई करने का या उसको स्टोर करने का। फिर नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, हर प्लांट कई सीड प्रोड्यूस करेगा, तो ओवर द टाइम इन वीड्स की पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। लेकिन ये मैकेनिज्म तभी होता है जब हम एक पर्टिकुलर हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं या पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्शन के हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं, तो ये मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है। तो ये रिपीटेड एप्लीकेशन जब हम करते हैं, मान लीजिए हम एट्रोजिन का ही स्प्रे करते रहें बार बार, तो कई साल तक करते रहें, 5, 6, 7 साल तक करें, तो ये मैकेनिज्म डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये नेचर ने कुछ प्लांट को इस तरह के जीन दिए हैं, म्यूटेशन से भी होते हैं इस तरह के जीन, कि उस हर्बिसाइड मॉलिक्यूल को डिटॉक्सिफाई कर दें। तो ये रेसिस्टेंट वीड्स अब उस हर्बिसाइड के नॉर्मल एप्लीकेशन रेट से किल नहीं होते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, उसको किल करने के लिए तो हमें हर्बिसाइड की डोज बढ़ानी पड़ेगी, जो कि प्लांट्स जो हमारे क्रॉप प्लांट्स है उसके लिए फिर लीथल हो जाएगी। तो ऐसे केस में हम डोज भी नहीं बढ़ा सकते हैं। और दूसरा ये हो सकता है कि और उसमें रेसिस्टेंस डेवलप हो जाए। तो ये होते हैं रेसिस्टेंट वीड्स जो रिपीटेड सेम हर्बिसाइड एप्लीकेशन से होता है या सेम मोड ऑफ एक्शन से हम वाले हर्बिसाइड यूज कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम बहुत इस समय हो रही है, क्योंकि जो वीड कंट्रोल मेथड का जो सजेस्ट किया जाता है वो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट सजेस्ट किया जाता है, जिसमें कल्चरल मेथड भी हो, मैकेनिकल भी हो, केमिकल भी हो। लेकिन फार्मर्स जो हैं वो इजी जो है वो केमिकल मेथड है, इसलिए केमिकल को यूज करते हैं, बाकी मेथड्स को यूज नहीं करते। तो टोटल रिलायंस जो है वो केमिकल वीड कंट्रोल मेथड पे है। तो अब कोई और हम मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, केवल केमिकल यूज कर रहे हैं, केवल हर्बिसाइड ही डाल रहे हैं और कोई मेथड यूज नहीं कर रहे, तो वो केमिकल हमें बार बार डालना पड़ेगा, तब वो कंट्रोल होगा। अगर दूसरे मेथड्स भी यूज किए जाते तो ये जो वीड्स बचे थे वो भी रिमूव हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये रेसिस्टेंट वीड्स होते हैं, इनमें भी कई मैकेनिज्म होते हैं, कई तरह से रेसिस्टेंट डेवलप करते हैं। इसके लिए एक पूरा सेपरेट लेक्चर आपको बाद में दिया जाएगा कि किस तरह से ये होता है। तो अभी केवल आप ये समझिए कि रेसिस्टेंट वीड कैसे डेवलप होते हैं। अब ये जो फील्ड में शुरू में ये हमको 1 या 2 प्लांट नज़र नहीं आते, नेगलेक्ट रहते हैं इतने बड़े फील्ड में, ये 5-6 साल बाद जब इस तरह के हम जब हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं तो हमें नजर आता है कि 10% प्लांट किल नहीं हुए या 20% प्लांट किल नहीं हुए, तब हमें फील्ड में नजर आने शुरू होते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में अब उस हर्बिसाइड से ये वीड्स कंट्रोल नहीं होंगे। तो इनके कंट्रोल के लिए हमें क्या करना चाहिए, वही कि हम इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट अप्रोच करें। केमिकल मेथड्स को अगर हमें यूज करना है तो वो हम मोड ऑफ एक्शन वाले हर्बिसाइड यूज ना करें, उस हर्बिसाइड को बदल दें, उस मोड ऑफ एक्शन वाले जितने भी ग्रुप के हर्बिसाइड है उसको यूज ना करें। एक तरीका ये हो सकता है कल्चरल मेथड यूज करें, मैकेनिकल मेथड यूज करें और इनकी पॉपुलेशन को फील्ड से खत्म करें। अगर ये रहेंगे तो उसी हर्बिसाइड के लिए रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे। तो दूसरे ग्रुप का हम हर्बिसाइड यूज करते हैं, दूसरे मोड ऑफ एक्शन वाला, तब ये वीड्स किल हो जाएंगे। तो ये इसकी ये स्ट्रेटजी रहती है कि हम कैसे इसको करें। तो इसके लिए हमें रेगुलर विजिलेंट रहना पड़ता है, फील्ड का इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए और देखना चाहिए कि हर्बिसाइड स्प्रे करने के बाद कितने प्लांट सर्वाइव कर गए। तो ये प्रॉब्लम इस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रेजिस्टेंट वीड्स की। बहुत वीड्स ने रेसिस्टेंस डेवलप कर ली है। इन जनरल ट्राइजिन ग्रुप के अगेंस्ट है, एएलएस इनहिबिटर्स के अगेंस्ट है और ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट है। तो आजकल जो है ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट हर्बिसाइड रेजिस्टेंस बहुत डेवलप हो रही है। तो उसके लिए हमें जो मैंने आपको बताया कि हर्बिसाइड को चेंज करें या हम 2 अलग अलग हर्बिसाइड को मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं ताकि इन वीड्स की पॉपुलेशन को चेक किया जा सके। तो ये आपको समझ में आया होगा कि रेसिस्टेंट वीड्स क्या हैं और इनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट की अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी और केमिकल हमें चेंज करना पड़ेगा और सेम मोड ऑफ एक्शन वाले हर्बिसाइड ना हो। फिर है सुपर वीड्स। तो देखिए सुपर वीड्स ये एक नया वीड डेवलप हो रहा है जिसको सुपर वीड्स कहा जा रहा है और ये दीज आर वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल
और इनका मैकेनिज्म बड़ा अलग होता है डेवलप होने का। ये जो सुपर वीड्स डेवलप हो रहे हैं एक्चुअली ये रेसिस्टेंट वीड्स ही हैं, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं हर्बिसाइड में, लेकिन इनकी रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और ये जो रेसिस्टेंस आ रही है हर्बिसाइड टॉलरेंस क्रॉप की वजह से आ रही है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हर्बिसाइड टॉलरेंस क्रॉप डेवलप की गई हैं, चाहे वो कॉटन है या सोयाबीन है, ये जो हर्बिसाइड कैनोला है। तो ये जो हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप होती हैं, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप क्या है। इनके अंदर जीन डाल दिया जाता है, बीटी जीन, जो उस हर्बिसाइड को डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो ये जो हर्बिसाइड टॉलरेंस क्रॉप है ये एक्चुअली में ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट हैं, जिनको राउंडअप रेडी, राउंडअप जो है ट्रेड नेम है ग्लाइफोसेट का, और ये जो डेवलप की गई है क्रॉप उनको राउंडअप रेडी के ट्रेडमार्क से जाना जाता है। तो राउंडअप रेडी जेनेटिकली मॉडिफाइड हर्बिसाइड टॉलरेंस क्रॉप है। तो जब इन क्रॉप को हम ग्रो करते हैं फील्ड में, ये मान लीजिए क्रॉप हमने ग्रो किया, हर्बिसाइड टॉलरेंस क्रॉप है, तो अब पूरा वीड्स इस पूरे एरिया में है। तो अगर इन जनरल हमें हर्बिसाइड एप्लीकेशन करना होगा तो केवल इंटर स्पेस में करना होगा, लेकिन अगर हमने ये हर्बिसाइड टॉलरेंस क्रॉप लगाई है तो हम ग्लाइफोसेट जो नॉन सेलेक्टिव सिस्टेमिक हर्बिसाइड है, इसका हम पूरा स्प्रे कर सकते हैं पूरे फील्ड में। तो इजीनेस रहता है कि बहुत आसानी से पूरे फील्ड पे हमने स्प्रे कर दिया। अब नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, हर वेजिटेशन को किल करेगा, लेकिन चूंकि ये क्रॉप हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप है तो इसके अंदर ग्लाइफोसेट अपना एक्शन शो नहीं करेगा, वो डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। इसका एक अलग मैकेनिज्म है किस तरह से बीटी जीन जो है प्रोटीन्स को करता है, डेवलप करता है, और ये ग्लाइफोसेट इसमें एक्शन शो नहीं करता है। तो अब जो हर्बिसाइड टॉलरेंस क्रॉप का यह एडवांटेज है कि हम क्रॉप ग्रो कीजिए और किसी और हर्बिसाइड डालने की जरूरत नहीं है, ग्लाइफोसेट को स्प्रे कर दीजिए और वो सारे वीड्स किल हो जाएंगे। जबकि नॉर्मल क्रॉप के साथ ग्लाइफोसेट का इस तरह से ब्लैंकेट एप्लीकेशन नहीं किया सकता, अदरवाइज क्रॉप भी किल हो जाएगी, क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। तो अब होता क्या है कि जब हमने हर्बिसाइड ये इस तरह से यूज कर रहे हैं, और ये हर्बिसाइड टॉलरेंस में तो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया जा रहा है, और बार बार देखिए हर्बिसाइड टॉलरेंस के साथ यही यूज़ करना है ग्लाइफोसेट, क्योंकि जो इसकी जो टॉलरेंस है क्रॉप की वो अगेंस्ट ग्लाइफोसेट है। इसका मतलब जब हम हर्बिसाइड टॉलरेंस क्रॉप ग्रो करेंगे तो उसके साथ हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है हर्बिसाइड का, वो है ग्लाइफोसेट। तो जब हर्बिसाइड टॉलरेंस क्रॉप ग्रो की जाएंगी तो केवल ग्लाइफोसेट ही डालना है। तो जब हर्बिसाइड इस तरह से डालेंगे तो 5-6 साल बाद क्या होगा, कुछ वीड्स रेसिस्टेंस डेवलप कर लेंगे, जैसे कि इस केस में था रेसिस्टेंट वीड्स में। अब ये वीड्स रेसिस्टेंट हो गए हैं और इसी तरह से इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। अभी तक तो ये रेसिस्टेंट वीड्स हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, जिस तरह से इनको मैनेज किया जा रहा है उसी तरह से ये भी मैनेज हो जाएंगे। लेकिन जो ये वीड डेवलप हुए हैं रेसिस्टेंस वाले, मान लीजिए वीड डेवलप हुआ है, इसके पॉलन जो निकलते हैं वो पॉलन जो नॉर्मल वीड्स के जो पॉलन है उस पर चले जाएंगे। तो अब इसका जो जीन जो है वो कहां आ गया है, नॉर्मल वीड्स पर आ गया है। तो ये रेसिस्टेंट जीन इस वीड्स में आ गए तो ये एक अलग तरह का वीड बन जाएगा इसके पॉलिनेशन से, जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो जाती है कि रेसिस्टेंट वीड्स का पॉलिनेशन अपने ही रिलेटेड स्पीसीज में हो जाता है और वो रेसिस्टेंट जीन ट्रांसफर हो जाते हैं और एक नए ऐसे वीड्स बन जाते हैं जो हाईली रेसिस्टेंट हो जाते हैं। इनको कहते हैं सुपर वीड्स। तो ये प्रॉब्लम हर्बिसाइड टॉलरेंस क्रॉप के कल्टीवेशन में है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर वीड्स क्या होते हैं। ये रेसिस्टेंट वीड्स ही हैं, इनकी रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। हर्बिसाइड टॉलरेंस क्रॉप के कल्टीवेशन में ही ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हमको केवल एक ही ऑप्शन है ग्लाइफोसेट का यूज़ करने का, और दूसरा जो जीन जो जा रहे हैं, जो पॉलिनेशन हो रहा है वो दूसरे वीड्स के फ्लावर में कर देंगे। तो अगर क्रॉस पॉलिनेटेड वीड है तो ये प्रॉब्लम आएगी। सेल्फ पॉलिनेटेड में ये प्रॉब्लम कम रहेगी क्योंकि वहाँ उसी फ्लावर में पॉलिनेशन हो जा रहा है। लेकिन ये पॉलिनेशन के थ्रू दूसरे वीड्स में भी डेवलप हो जाएगी रेसिस्टेंस। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इस समय डेवलप हो रही है और ऐसे वीड्स बहुत हार्डी हैं, बहुत अब रेसिस्टेंट होते जा रहे हैं हर्बिसाइड में कंट्रोल करने के लिए। अब चूंकि ये क्रॉप हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप केवल ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट है, अब ये वीड्स इसमें डेवलप हो गए सुपर वीड्स,
तो अब ये किल नहीं होंगे। तो जब किल नहीं होंगे तो हमें ग्लाइफोसेट बदल के दूसरा हर्बिसाइड डालना पड़ेगा, तो वो हर्बिसाइड इस क्रॉप को भी किल करेगा, तो हर्बिसाइड टॉलरेंस क्रॉप की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है सुपर वीड्स के साथ। तो इसके कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है कि इनका आइडेंटिफिकेशन किया जाए, कि जो वीड्स डेवलप कर रहे हैं उनका फिजिकल रिमूवल किया जाए, उनको केमिकल डालने के बाद फील्ड में इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है कि इस तरह के वीड्स डेवलप तो नहीं हो रहे हैं। तो फील्ड की मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट बहुत जरूरी है, और फिर ये कल्चरल मेथड से ही रिमूव होंगे, इनका फिजिकल रिमूवल करना पड़ेगा। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस्ड वीड्स क्या है, रेसिस्टेंट वीड्स क्या है, सुपर वीड्स क्या है। तो सुपर वीड्स एक्चुअली में रेसिस्टेंट वीड्स ही हैं जो हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप में डेवलप हो रहे हैं बिकॉज ऑफ रेगुलर यूज ऑफ ग्लाइफोसेट। और ये प्रॉब्लम क्यों ज़्यादा क्रिएट हो रही है? एक तो रिपीटेड यूज हो रहा है, दूसरा इसके पॉलन अपने ही दूसरे वीड रिलेटेड वीड स्पीसीज में जा रहे हैं जिसमें क्रॉस पॉलिनेट कर सकता है, तो जीन ट्रांसफर प्रॉब्लम हो रही है। तो ये अब आपको समझ में आया होगा कि ये स्ट्रेट वीड्स क्या हैं, रेसिस्टेंट वीड्स क्या हैं, सुपर वीड्स क्या हैं, और इनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स का शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।